कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी योद्धाओं का संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जिया चौधरी और मेरे साथ आप खेल रहे हो 2020 सीरीज। ये 2020 जो सीरीज है 20 सवालों की एक प्रश्नोत्तरी सीरीज है, जिसमें प्रत्येक टॉपिक के 20 सवाल लेके आता हूं मैं। महत्वपूर्ण 20 सवाल जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं या आने की संभावना होती है। आज का जो टॉपिक होगा वो मौर्य काल है। मौर्य काल से संबंधित यदि आपने टॉपिक क्लियर किया है तो मौर्य काल को पढ़ने से पहले आपको मौर्य काल जो पढ़ो, जब भी आप पढ़ो तो 3 बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। 3 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यदि ये टॉपिक किसी एग्जाम में आ रहा है तो 3 टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। पहला है अशोक के शिलालेखों की जानकारी आपको संपूर्ण होनी चाहिए। दूसरी है मौर्य काल की जो प्रशासनिक शब्दावली है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी है विभिन्न पुस्तकों की जानकारी जो मौर्य काल से संबंधित जानकारी देते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी सरसरी तौर से मोटा आपको सारा पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं आज के जो 20 सवाल है उन 20 सवालों में से आप कितने सवाल कर पाते हो और आपने जो सोच रखा कि मौर्य काल मैंने पढ़ा है तो वास्तव में वो आपके क्लियर है कि नहीं है। फटाफट हम 20 सवाल देखेंगे। जब भी आपकी स्क्रीन पर सवाल आए तो तुरंत उस वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर सोचना, उसके बाद में मैं उत्तर बताऊंगा। देखते हैं आप में कितना है दम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला सवाल ध्यान से देखना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में किस शासक ने भेजा? डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में किस शासक ने भेजा? ऑप्शन ए है तालमी द्वितीय, ऑप्शन बी है एंटियोकस प्रथम, ऑप्शन सी है फिलाडेल्फस। डेल्फस भी लिखा हुआ आता है इसमें, तो डेल्फस। ऑप्शन डी है सेल्यूकस। ये है आपका सवाल। इतनी देर में सोच लिया होगा आपने और इसका उत्तर है एंटियोकस प्रथम। आपको टोलमी द्वितीय का भी पता होना चाहिए कि इसने किसको भेजा था। दूसरा सवाल स्क्रीन पे इस प्रकार है, अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है टिफेन थेलर, ऑप्शन सी है इलियट, ऑप्शन डी है कनिंघम। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहला सवाल ये है, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी? ज्यादातर इस प्रकार के सवाल में कंफ्यूजन हो जाता है। उत्तर मैं आपको बता देता हूं। उत्तर आपका इस प्रकार होगा, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टिफेन थेलर ने 1750 में की थी, जबकि पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। पढ़ने का काम। तीसरा सवाल है, भीमसेन की लाट के नाम से जाना जाता है। कौन सी स्तंभ लेख, कौन सा अभिलेख है जो भीमसेन की लाट के नाम से जाना जाता है? भीमसेन की लाट के बारे में मैं बता दूं कि इसको स्वर्ण स्तंभ भी कहा जाता है, स्वर्ण मीनार भी कहा जाता है, अशोक की बड़ी लाट भी कहा जाता है और फिरोज शाह तुगलक की लाट भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है, भीमसेन की लाट, फिरोज शाह तुगलक की लाट, स्वर्ण स्तंभ, बहुत सारे नाम है। ऑप्शन ए है रामपुरवा स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है दिल्ली टोपरा स्तंभ, ऑप्शन सी है सारनाथ का स्तंभ, ऑप्शन डी है जूनागढ़ का अभिलेख। फटाफट आपका उत्तर आ जाना चाहिए। इतनी देर में आ गया होगा। अब ये मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर होगा दिल्ली टोपरा अभिलेख को, दिल्ली टोपरा जो स्तंभ है उसको भीमसेन की लाट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, फटाफट सवाल, चौथा नंबर का सवाल, अकारा अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? अकारा अध्यक्ष, मैंने कहा था मौर्य प्रशासन की शब्दावली आपको पता होना चाहिए, विभिन्न अध्यक्षों के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि मैगजीन ने 26 अध्यक्षों का बारे में, 26 विभागों के बारे में बताया था और 26 विभागों के 26 अध्यक्ष होते थे। तो 26 अध्यक्षों में से एक है अकारा अध्यक्ष। वो किस विभाग का अध्यक्ष होता था? ऑप्शन ए है खान विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है चारागाह विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है कृषि विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है मापतौल विभाग का अध्यक्ष। कौन सा उत्तर इसमें होगा? ये चारों आपको पता होना चाहिए। एक एक सवाल में आपको पता होना चाहिए खान विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, चारागाह विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, कृषि विभाग का अध्यक्ष को क्या बोलते थे, मापतौल विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते थे। फटाफट आपको बता दूं। अब मैं बताता हूं आपको उत्तर। इसका अकारा अध्यक्ष किसके लिए काम में आता था? खान विभाग के अध्यक्ष को अकारा अध्यक्ष बोलते थे, जबकि चारागाह विभाग के अध्यक्ष को विविधता अध्यक्ष बोलते थे। आपको चारों का पता होना चाहिए। कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीता अध्यक्ष बोलते थे और मापतौल विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो पोतवा अध्यक्ष होता था। पोतवा अध्यक्ष नाम होना चाहिए। पोतवा अध्यक्ष आपको पोतवा अध्यक्ष लिख देता हूं मैं, विविधता अध्यक्ष, शीताध्यक्ष, यह आपको मौखिक करना चाहिए।
अगला सवाल है पांचवा सवाल, फटाफट देखो। पांचवा सवाल इस प्रकार है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? आपको 6 समितियों के नाम पता होना चाहिए कि 6 समितियां कौन कौन सी थी। वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस सवाल में दे रखा है कि वो 6 समितियां होती थी उनमें से कौन सी समिति इसमें से नहीं थी। पहला ऑप्शन है विदेशियों की देखरेख, दूसरा है जन्म मरण रजिस्ट्रेशन, तीसरा है बिक्री कर वसूलना और चौथा है सड़क निर्माण समिति। इनमें से कौन सी समिति नहीं थी? पांचवा सवाल फटाफट सोच के बताओ। पांचवा सवाल इस प्रकार है कि मेगस्थनीज के पाटलिपुत्र का प्रशासन में 6 समितियां थी, वो उनमें से कौन सी नहीं है? इतनी देर में सोच लिया होगा, वीडियो पोस्ट करके आप देखो। इसका उत्तर होगा सड़क निर्माण समिति उन 6 समितियों में से नहीं थी। सड़क निर्माण समिति उत्तर होगा। अगला सवाल जो है छठा सवाल, फटाफट आज रैपिड फायर सीरीज है ये। वायु पुराण में मद्रसार किस शासक को बोला जाता था? वायु पुराण में मद्रसार किस शासक की उपाधि थी? मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि इस शासक को सिंहसेन भी कहा जाता था, मद्रसार भी कहा जाता था, सिंहसेन भी कहा जाता था, अमित्रोचेट्स भी कहा जाता था, अमित्रोघात भी कहा जाता था। और मैं बता दूं 4 उपाधियां थी, सिंहसेन, मद्रसार, अमित्रोचेट्स, अमित्रोघात। किस शासक की उपाधियां थी? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कुणाल। इनमें से कौन सा शासक को मद्रसार कहा जाता था और किसमें कहा गया? वायु पुराण में। तो आप 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे थे। अब मैं आपको उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर होगा बिंदुसार के लिए ये उपाधियां अमित्रोचेट्स, सिंहसेन, मद्रसार की उपाधियों से नवाजा गया था। अगला सवाल है 7वां सवाल, अशोक के द्विभाषी ग्रीक व अरामाइका, 2 भाषाएं ग्रीक और अरामाइका किस अभिलेख में है? 2 भाषाओं में लिखा हुआ, 2 भाषाएं मिलती है। कौन सा अभिलेख है जिसमें 2 भाषाएं ग्रीक और अरामाइका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है शेरे कुना, ऑप्शन बी है मनसेरा, ऑप्शन सी है कालसी, ऑप्शन डी है कलिंग। फटाफट आपके मन में आ जाना चाहिए, यदि आपकी तैयारी है तो फटाफट आपकी मन में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर होगा शेरे कुना जो अभिलेख है वो ग्रीक और अरामाइका दोनों में है। दोनों आपका उत्तर हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही है। 8वां सवाल इस प्रकार है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता प्रशासनिक शब्दावली में से लिया गया है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ये एक देवी थी, ये एक धार्मिक संप्रदाय था, ये एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी या उसर भूमि थी? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप देखो, इतनी देर में आपका उत्तर आ गया होगा। मैं इसका उत्तर बता देता हूं, ये एक राजकीय भूमि थी। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सीता का मतलब होता है भूमि, लेकिन उस भूमि को कहते थे जो राज की सीता राज के नियंत्रण में होती थी, उसको सीता बोलते थे। और साथ ही सीता उसके लिए भी काम होता था, उस भूमि से जो राज के नियंत्रण में थी, राज की जो भूमि थी उससे जो कर प्राप्त होता था उसको भी सीता बोलते थे, उस जमीन को भी सीता बोलते थे। तो इसलिए इसका उत्तर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 9वां सवाल इस प्रकार है, अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अशोक का जो सबसे महत्वपूर्ण है कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन आपसे पूछा गया है कि कलिंग जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे महावंश, बी ऑप्शन है दिव्यदान, सी ऑप्शन है 13वां शिलालेख और डी ऑप्शन है 7वां शिलालेख। कौन सा उत्तर इसमें से होगा? फटाफट में आप सोचो उत्तर इनमें से कौन सा होगा, और इसका उत्तर होगा सी 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है जो अशोक ने लड़ा था। 10वां सवाल इस प्रकार है, किस जैन ग्रंथ में यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? ऑप्शन ए है महावंश, ऑप्शन डी है परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी है इंडिका और ऑप्शन डी है दिव्यदान। फटाफट आप दिमाग में सोचो कि दिव्यदान है, इंडिका है, महावंश है या परिशिष्ट पर्वन इसका उत्तर होगा। तो अब मैं आपको उत्तर बता देता हूं। इसका आपने सोचा होगा कि उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा परिशिष्ट पर्वन में यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, और सलेखन पद्धति से श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना देह त्याग दी थी। तो यह आपका प्रश्न था। आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि किस प्रकार आपके कितने अंक आए, क्या आप में कमी है वो आप जरूर सुधारना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता ही है। अगला सवाल है 11वां सवाल है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एक शब्द आया है एग्रोनोमाई। मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो होता था वो कौन होता था? एक अधिकारी का नाम था एग्रोनोमाई, वो कौन था? ऑप्शन ए है भवन निर्माण अधिकारी,
को एग्रोनोमी कहा जाता था। ऑप्शन बी है सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। ऑप्शन सी है कृषि विभाग के अध्यक्ष को एग्रोनोमाई कहा जाता था। ऑप्शन डी है मापतोल का अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। 11वां सवाल इस प्रकार था, इतनी देर में आपके ऑप्शन आ जाना चाहिए, चारों का आपको नाम पता होना चाहिए। निर्माण अधिकारी को क्या बोलते थे, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग का मैंने बता रखा है, मापतोल का मैंने बता रखा है। 2 ऑप्शनों में से कंफ्यूज होना चाहिए। इसका उत्तर होगा एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी का। याद भी नहीं रहे तो आपको एग्रोनोमी को अग्र बोल दो, अग्रनोमाई, अग्र का मतलब आगे जाना, आगे जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल किया जाता था, तो अग्रनोमाई अधिकारी होता था, वो सड़क निर्माण से संबंधित था। 12वां सवाल इस प्रकार है, किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से ये पता चलता है, कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, पश्चिमी भारत भी उसके अधीन था? ऑप्शन ए है कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी है गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी है जूनागढ़ अभिलेख और ऑप्शन डी है सोपारा अभिलेख। कौन सा इसमें उत्तर होगा? तो उत्तर आ गया होगा आपको पश्चिमी भारत। देखो पश्चिमी, तो सीधा सा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पश्चिमी भारत में कौन सा है। कलिंग अभिलेख उड़ीसा में है, गिरनार, सोपारा ये कहाँ कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए ताकि ये आइडिया आपको हो जाए। इसका उत्तर होगा जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से काफी सवाल मिले हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख आपको रुद्रदामन, इस अभिलेख के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ना है आपको। बहुत बार सवाल इनमें से देखने को मिला है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 4-5 लाइनों का है, लेकिन काफी बार सवाल देखने को मिला है। तो इससे यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त का पश्चिमी भारत पर प्रभाव था। 13वां सवाल फटाफट आपकी स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? देखो पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? मैं आपको बता दूं कि इन ऑप्शन के अलावा भी यदि ऑप्शन आए तो आपको पता है कि अजातशत्रु के एक पुत्र थे। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था उदयन। वैसे तो उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन इन शासकों की बात आए तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसको राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका उत्तर होगा ये। आशा है आपका सही हुआ होगा। ऑप्शन सवाल नंबर 14, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। कौन सा उत्तर इसमें होगा? कितनी श्रेणी में बांटा था? तो आप सबको पता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, यदि आपको पता है तो इसका उत्तर होगा 7। आपको ये 7 के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं थी, इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं थी। यह सवाल भी बहुत बार आता है, श्रेणी नहीं थी। तो आपको 4 का पता हो, 7 का पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज में 7 श्रेणियां कौन कौन सी, दार्शनिक है, सैनिक है, मंत्री है, शिल्पी है, पशुपालक है। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां थी वो आपको 7 के 7 पता होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 15वां सवाल इस प्रकार है। 15वां सवाल है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। आपको ये पहले, इससे पहले वाला सवाल जो 7 श्रेणियों की बात आई थी कि मेगास्थनीज ने, तो आप सबको पता हो गया होगा कि पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किसमें मिलता है? दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक का शिलालेख? कौन से में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? फटाफट इसका उत्तर आ गया इंडिका, क्योंकि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। तो इंडिका में ही तो मिलेगा ना आपको। 16वां सवाल इस प्रकार है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित चांदी की मुद्रा का क्या नाम था? बहुत बहुत सवाल है कि मौर्य काल के जो सिक्के हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। काकड़ी, तोल, पण या दिनार? काकड़ी, तोल, पण या दिनार, इनमें से कौन सा उत्तर होगा? किसका पूछा है? चांदी की मुद्रा के बारे में पूछा है। तीन मुद्राएं होती थी चांदी, आपको पता होना चाहिए, सोना और तांबा। तो इसमें आपसे पूछा है कि चांदी की मुद्रा कौन सी होती थी? तो आपका उत्तर होगा पण। कर्षापण भी बोलते हैं इसको, कर्षापण बोलते हैं या पण बोल दो, दोनों नाम एक ही है। ये कौन सी मुद्रा होती थी? चांदी की मुद्रा होती थी। ठीक है। तांबे की मुद्रा को बोलते थे कांकड़ी, तांबे की मुद्रा को बोलते थे कांकड़ी। जबकि निष्क होती थी, आपको सबको पता है, निष्क होता था सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। ये आपको सबको पता होना चाहिए।
यदि आपने तैयारी की है। 17वां सवाल इस प्रकार है, अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है? फटाफट, अशोक का कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसमें अशोक नाम मिलता है, बाकी अभिलेखों में नाम नहीं मिलता है? पहला ऑप्शन है कालसी, दूसरा है रोमिंदेई, तीसरा है शाहबाजगढ़ी और चौथा है मास्की। फटाफट, ये काफी बार 50 बार सवाल पूछा गया है, ये 50 बार बहुत मौत सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, कौन सा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, उसका उत्तर होगा मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख जो है, इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक पड़ता है और इससे संबंधित बहुत बार सवाल पूछा गया है। 18वां सवाल है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति में। कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य थे वो निम्न कुल से पैदा हुए थे। तो वृषल शब्द किसके लिए कायम आया? ब्राह्मण साहित्य से, बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से या मुद्रा राक्षस से? इसमें से कौन सा उत्तर होगा? वृषल। मौर्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सवाल आते हैं कि मौर्य की उत्पत्ति के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, तो उनमें से वृषल किसके लिए काम में आया है? इसका उत्तर क्या होगा? देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं, आप खुद जांचिए। और इसका उत्तर होगा मुद्रा राक्षस में। विशाखदत्त की जो पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द काम में आया? वृषल शब्द काम में आया। 19वां सवाल इस प्रकार है, 19वां सवाल है, निम्न को सुमेलित कीजिए। आप सबको पता है कि मौर्य प्रशासन जो था, मौर्य राज्य जो था, उसको 5 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची और बाद में अशोक के समय कलिंग को भी एक प्रांत बना दिया गया था। कलिंग याद होना चाहिए आपको, कलिंग। तो इनमें से ये पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से सुमेलित है, इनकी प्रत्येक की राजधानियां क्या क्या थी। तो उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी, दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी, प्राची की राजधानी कौन सी थी? देखो वीडियो को पॉज करके आप इसको सुमेलित करने की कोशिश करो। मैं बता दूं कि सबको उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इसका उत्तर होगा ए। लास्ट सवाल इस प्रकार है, स्क्रीन पे लास्ट सवाल है आपका, अशोक के मनसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए है ब्रह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है यूनानी। लेकिन आपको याद रखना है, मनसेरा और शहबाजगढ़ी ऐसे 2 अभिलेख है जिनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? बहुत मौत सवाल है और इसका उत्तर होगा खरोष्टी लिपि। लिपि थी खरोष्टी, भाषा थी प्राकृत। याद रखना है, वह प्राकृत। इस प्रकार ये थे आपके 20 सवाल, और 20 सवाल आपने यदि 20 में से 15 से ऊपर सवाल सही किए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। वीडियो कैसा लगा है कि कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। एक नए वीडियो और एक तेज तरार वीडियो के साथ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसके साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।